ये बहुत अलग पर्सपेक्टिव दिख रहा है। ये क्यों ऐसा है? ब्रिटिश के सबसे बड़े एनिमी भाई। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो है वो सचमुच ब्रिटिश के सबसे बड़े एनिमी है। ब्रिटिश यहाँ लूटने के लिए आए हैं, आप पर राज्य करने के लिए आए हैं। आपका जो स्वत्व है, आपका जो भारतीयत्व है, उसको नष्ट करने के लिए आए हैं। आपकी संस्कृति को नष्ट करने आए हैं, आपके धर्म को नष्ट करने आए हैं। तो वो कैसे आपके साथ न्याय कर सकते हैं? ये जिन्ना जो थे, वो जब युवक थे, वो तिलक के बहुत बड़े फॉलोअर थे। कुछ लोगों ने उनको तिलक का भक्त भी कहा है। और एक बार आपने लोगों की मानसिकता खत्म कर दी, स्वतंत्रता की आकांक्षा खत्म कर दी, तो सब कुछ खत्म कर दिया। ये ब्रिटिश जानते थे। उन्होंने इसीलिए ब्रिटिश शिक्षण पद्धति यहाँ पे लागू की। तो उनका जो फेमस एडिटोरियल का हेडलाइन है, सरकार से डोके ठिकाना और आहे कब। तो अच्छा, आपका दिमाग ठिकाने पर है, सरकार का दिमाग ठिकाने पर है स्ट्रीट क्या? लैंग्वेज हो गई। तो ये जो सामान्य व्यक्ति की भाषा है, वो तिलक उसका उपयोग करते थे। नमस्ते वैभव जी, नमस्ते। आपका स्वागत है आन्वीक शिकी विद सात्विक पे। आज हमारे साथ वैभव जी आपकी एक बहुत दिलचस्प पुस्तक और आपके ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी है, द एम्पायर्स बिगेस्ट एनिमी तिलक। मैंने लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये सब बहुत सुना है, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि वो एनिमी के सबसे ब्रिटिश राज के सबसे बड़े एनिमी थे। क्योंकि मुझे अभी तक लग रहा था कि सबसे बड़े एनिमी तो गांधी है, क्योंकि हमारे हिस्ट्री बुक्स में वो पढ़ाया गया है, मासेस को यही लगता है। और हाँ, हम कई बार देखते हैं थोड़ा लोगों में ये भी चीज़ है कि सिर्फ गांधी को क्रेडिट मत दो। भगत सिंह हैं, जो छोटे मोटे आर्म रिवॉल्यूशनरीज हुए थे, या फिर आप बोल सकते हो वीर सावरकर है, या सरदार पटेल आजकल लोग क्रेडिट देना चाहते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने इंडिया को यूनाइट किया। पर ये बहुत अलग पर्सपेक्टिव दिख रहा है। ये आपकी बुक पीछे ही रखी है हमने, तो आप देख सकते हैं। ये क्यों ऐसा है? ब्रिटिश के सबसे बड़े एनिमी वाई? क्योंकि तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो है, वो सचमुच ब्रिटिश के सबसे बड़े एनिमी है और थे। और ये शब्द प्रयोग सिर्फ मेरा नहीं है, ये ब्रिटिश लोगों ने किया हुआ शब्द प्रयोग है उनके ओके। लिए। उन्होंने उनको द एम्पायर्स बिगेस्ट एनिमी ऐसी किताब दे दी है, ऐसे हम कह सकते हैं। ओके। और जो राउलैट रिपोर्ट, एक जस्टिस राउलैट करके ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उन्होंने जो लिखी है, उसने उस रिपोर्ट में लिखा है कि बाल गंगाधर तिलक इज़ द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। कि भारत में जो असंतोष फैला हुआ है और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, के विरुद्ध जो संघर्ष चल रहा है, उसके प्रणेते, उसके सबसे बड़े नेते ये लोकमान्य तिलक हैं। ओके। सो ब्रिटिश लोगों ने ही उनको ये टाइटल दी है कि हमारे सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी, हमारे सबसे कठिन ओपोनेंट एंड द बिगेस्ट ओपोनेंट ऑफ द राज। इसलिए, और उसका कारण क्या है कि भारत का जो स्वातंत्र संग्राम है, उसके दो बड़े फेजेस हैं। एक फेज़ है जिसका नेतृत्व, जैसे आपने कहा, महात्मा गांधी करते हैं और हाँ। उसके बारे में हमें हमेशा बताया जाता है। लेकिन गांधी के पहले का जो फेज़ है, द फर्स्ट फेज़ ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, उसका नेतृत्व अखिल भारतीय स्तर पर बाल गंगाधर तिलक जी कर रहे हैं। और अगर बाल गंगाधर तिलक का फेज़ आप ध्यान में न रखते हुए महात्मा गांधी की तरफ देखें, दूसरे फेज़ की तरफ देखें, तो आपको वो दूसरा फेज़ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक जी से है और भारत के लोगों के अधिकार का संघर्ष जो शुरू हुआ है, वो लोकमान्य तिलक जी के साथ हुआ है। तो अगर आप उनकी जीवन को नहीं समझते हैं और उनके जीवन के बारे में हम नहीं सीखते हैं और नहीं पढ़ते हैं, तो स्वतंत्रता संग्राम हमें आधा ही पता चलेगा। और वो दूसरा फेज़ भी कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, उसके पहले जो पुश हम्म। एक तिलक ने दी जी और दूसरों ने भी दी थी उनके साथ, वो जब तक नहीं समझते, तब तक हम स्वतंत्रता संग्राम को पूरी तरह समझ ही नहीं सकते। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फिर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनकी लाइफ को समझना पड़ेगा।
हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए उनकी लाइफ, उनके चाइल्डहुड से करनी चाहिए, या फिर उनके कुछ, क्योंकि मैक्सिमम जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं या जो पॉलिटिशियंस लीडर्स रहे हैं, उनका ज़्यादातर वो रिवॉल्यूशनरी फेस या वो जो एक ब्रिटिश राज के अगेंस्ट जाने वाला जो फेज़ है, वो यूजुअली उनके स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा दिखता है। बहुत लोग अपनी लाइफ उधर खो चुके हैं या फिर अपनी वो पढ़ाई छोड़ के फिर जाते हैं। जैसे मुझे एक याद है कि 1915 में 1915 के आसपास गदर मूवमेंट हुआ था, तो वो जो यूएस पढ़ने गए थे उन्होंने अपना काम छोड़ के वो गदराइट मूवमेंट के अंदर एक आई थिंक सराबा करके, करतार सिंह सराबा, तो ऐसे बहुत लोग हैं। वीर सावरकर जी का बहुत नाम आता है, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आता है। ये इनका उधर था कि क्योंकि जब तक हमारी एक्चुअली पेस पकड़ी गई फ्रीडम स्ट्रगल में, उस टाइम पे तो इनको शायद बर्मा भेज दिया जाता है, मंडले में, और जब तक वो वापस आते हैं तब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने ख़त्म होने तक वो अपनी लाइफ खो बैठते हैं, मतलब जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एंड्स। तो उनका इम्पैक्ट कहाँ था, ये क्यों वो इतने बड़े लीडर माने जाते थे, लोगों में उनका इतना मान क्यों था? क्योंकि लोगों ने उनका नाम लोकमान्य तिलक दिया था, उनका नाम तो बाल गंगाधर तिलक है। ये पूरी चीज़ समझने की कोशिश करनी चाहता हूँ मैं। तो प्लीज़ आप बताइए कहाँ से शुरू करना चाहिए? हाँ, शुरू तो हम कर सकते हैं 1857 के महान रिवोल्ट से, अच्छा। जिसको ब्रिटिश ने कुचल दिया था। और लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक का जन्म वो रिवोल्ट के 1 साल पहले होता है। अच्छा। हाँ, और वो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। मैथमेटिक्स उनका बहुत फेवरेट विषय है। और उनको उसमें बहुत इंटरेस्ट है। और वो लोगों को एक शिक्षक के रूप में सिखाना चाहते हैं। तो वो और गोपाल गणेश आगरकर जब अपना शिक्षण पूरा करते हैं, तो पहली चीज़ जो वो करते हैं, वो एक न्यू इंग्लिश स्कूल नाम की शिक्षण संस्था, एक स्कूल शुरू कर देते हैं। अब यहीं पे उनके स्वतंत्रता लड़ाई संग्राम की लड़ाई में जो इन्वॉल्वमेंट है वो शुरू होती है। वो कैसे, अब स्कूल का निर्माण कैसे स्वतंत्रता संग्राम से लिंक हो सकता है? हाँ। क्योंकि 1835 में जब मैकॉले ने मिनट ऑफ एजुकेशन लिखा था, तो मैकॉले ने स्पष्ट रूप से ये लिखा कि हमें भारत में एक नया जनरेशन तैयार करना है, जो जनरेशन भारतीय नहीं होगा, ओके। जो जो भारत सिर्फ शारीरिक, भारतीय सिर्फ शारीरिक रूप से होगा, लेकिन मानसिक, आध्यात्मिक रूप से और इंटेलेक्चुअल रूप से ब्रिटिश होगा। वी वांट टू क्रिएट अ बॉडी ऑफ इंडियंस दैट इज फिजिकली इंडियन बट इंग्लिश इन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, ऐसे लॉर्ड मैकॉले ने लिखा है। और जिसमें इन्फेरिटी तो कॉम्प्लेक्स इसका हो। कारण क्या है? उनको ये इस प्रकार का जनरेशन पीढ़ी क्यों निर्माण करनी है? क्योंकि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आकर 1818 में जब मराठों का राज खत्म हो जाता है, तब से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज पूरी तरह से शुरू हो जाता है। हाँ जी। और ब्रिटिश को यहाँ इस तरह से राज करना है कि लोगों के मन पे राज करे, और एक पीढ़ी भारतीयों की ऐसी निर्माण करे कि जो इनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन व्यवस्था में सब कुछ काम कर सकते हैं, क्लेरिकल लेवल पे सब कुछ काम कर सकते हैं, और ब्रिटिश ऑफिशियल्स उनको सुपरवाइज करके, उन भारतीय लोगों को सुपरवाइज करके भारतीय लोगों पर राज कर सकते हैं। और एक बार आपने लोगों की मानसिकता ख़त्म कर दी, स्वतंत्रता की आकांक्षा ख़त्म कर दी, तो सब कुछ ख़त्म कर दिया। ये ब्रिटिश जानते थे। तो उन्होंने इसीलिए ब्रिटिश शिक्षण पद्धति यहाँ पे लागू की और स्कूल्स, कॉलेजेस का निर्माण किया। अब तिलक जब शिक्षा अपनी ले रहे थे स्कूल और कॉलेज में, तभी उन्होंने, वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, तो उन्होंने ये जाना कि ब्रिटेन का सबसे बड़ा प्लान क्या है कि भारतीय लोगों का भारतीयत्व खत्म कर दे। एक बार वो हो जाए तो आपको स्वतंत्रता, आपका वॉइस, आपकी आकांक्षा, आपकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं करनी पड़ सकती है। तो उसे जागरूक करना इम्पॉर्टेंट था उनके लिए। तो उन्होंने स्कूल शुरू की थी और उन्होंने कहा कि इंडियन एजुकेशन इज बीइंग डी नेशनलाइज्ड, आई वांट टू री नेशनलाइज इंडियन एजुकेशन। अच्छा। जिसमें
पाश्चिमात्य मतलब वेस्टर्न स्टाइल का जो एजुकेशन है उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं, साइंस है, गणित होगा, वो हम ज़रूर ले लेंगे, लेकिन हम हमारी संस्कृति के बारे में भी सिखाएंगे, हमारे पूर्वजों ने जो अच्छे काम किए हैं उनके बारे में भी सिखाएंगे। आप हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो ऐसा समय है जब ब्रिटिश लोग भारतीयों को हमेशा ऐसे कहते रहते थे कि आपके पास तो कुछ भूतकाल ही नहीं है, हम्म। आप अनसिविलाइज्ड लोग हैं, आप तो प्राणी के जैसे हैं, हम आपके यहाँ संस्कृति लेकर आए, हम आपके यहाँ भाषा लेकर आए और हम आपके यहाँ शिक्षण लेकर आए और इसलिए आप शिक्षित हो रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं था। तो तिलक की धारणा पूरी तरह से उल्टी थी। तिलक की धारणा ये थी और ये उन्होंने ज़िंदगी भर किया और जो उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत के संग्राम में, हम्म। कि उन्होंने भारतीय लोगों को हमेशा कहा कि ये जो ब्रिटिश लोग आपको कह रहे हैं ये बिल्कुल असत्य है, ये झूठ है। हमारे पास हमारी एक बहुत बड़ी विरासत है, भारतीयों के पास संस्कृति की विरासत है, इतिहास की विरासत है, क्लासिकल टेक्स्ट की विरासत है, श्रुति स्मृति पुराण आदि जो ग्रंथ है उसकी विरासत है। अभी उसमें से क्या लेना है क्या नहीं लेना है इसका निर्णय हम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें काल बाह्य हो सकती है उसमें और कुछ चीज़ें रेलेवेंट हो सकती है। ओके। उसकी उसकी जो डिसीजन है, निर्णय है, वो हम लेंगे। लेकिन अगर ब्रिटिश हमें कहे कि आपके पास पूर्व इतिहास ही नहीं है, आपके पास संस्कृति ही नहीं है, तो वो पूरी तरह से गलत है। तो उन्होंने नेशनल अवेकनिंग की शुरुआत इस प्रकार से स्कूल शुरू करके की, जहाँ पे उन्होंने अच्छे शिक्षक भी उनके स्कूल में शामिल किए। 4 साल के बाद 1880 में जब वो सिर्फ 24 साल के रहते हैं तब वो स्कूल शुरू करते हैं और 1884 में वो अपना कॉलेज भी शुरू कर देते हैं। अच्छा। हाँ, ओके। जिसका नाम फर्ग्यूसन कॉलेज है पूना में। अच्छा। तो ही वांट्स टू बिल्ड अ सीरीज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर इंडियंस, क्योंकि उनको पता है कि हायर एजुकेशन तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्राइमरी एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन हायर एजुकेशन भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके। तो इस तरह से उनकी करियर की शुरुआत हो जाती है। अब आपने जो प्रश्न किया कि वो क्यों, उनका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा क्यों है, हाँ, वो इतने लोकमान्य कैसे हुआ? हाँ, वो मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है हाँ जी। और वो भारतीय लोगों का एक सबसे बड़ा संगठन है जो भारतीय वॉइस है, जो उनकी इच्छा है उसे बोल के दिखाए ब्रिटिश साम्राज्य के सामने। उसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हैं और उसके मेंबर्स जो सदस्य हैं वो W.C. बनर्जी है, बंगाल से है, R.C. दत्त है, वो बंगाल से है, बदरुद्दीन तैयब जी है जो बॉम्बे, तब मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था, बॉम्बे से है, फिरोज शाह मेहता है उसमें जो अगेन इज़ फ्रॉम बॉम्बे, दिनशाह वाच्छा जी है, ऐसे दादा भाई नौरोजी है उसमें एसोसिएटेड। सो ऐसे काफ़ी नेते। बट ये सब इलीट लोग हैं, सब अच्छे घर हाँ से आए हैं। हाँ। हाँ, ये सब एलिट लोग हैं, आपने जैसे कहा वो। और दूसरा, उनका जो ब्रिटिश साम्राज्य को देखने का दृष्टिकोण है वो ऐसा है कि ब्रिटिश लोग अच्छे हैं, ब्रिटिश साम्राज्य अच्छा है और हमें ब्रिटिश लोगों को प्रार्थना करके, उनको रिक्वेस्ट करके, उनको उनसे विनती करके कुछ कंसेशंस हमारे लिए मिलवाने चाहिए, भारतीय लोगों को कुछ कंसेशंस मिलने चाहिए। और वो उसी तरह से अपनी कांग्रेस को चलाते हैं कि Right. वो उनको पेटिशंस भेजते हैं कि आप कृपा करके हमको ये दीजिए, आप हम पे मेहरबानी कीजिए और ये दीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें ये चाहिए, ये कंसेशंस चाहिए, ये दीजिए। अब अराउंड 1889-1890 तिलक कांग्रेस के सदस्य हो जाते हैं अच्छा। और तिलक कांग्रेस की भाषा ही बदल देते हैं और तिलक स्वतंत्रता संग्राम की भाषा मूलभूत स्वरूप से बदल देते हैं, इसीलिए तिलक बड़े हैं। अब वो क्या कहते हैं? तिलक ऐसे कहते हैं कि भारतीय लोगों को ब्रिटिश लोगों से विनती करना बंद करने देना चाहिए। वो कोई आप पे उपकार नहीं कर रहे जब आपको वो कुछ देते हैं,
या आपको मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। तिलक का कहना ये है कि ब्रिटिश बाहर से आए हैं, उनका भारत में कोई स्थान ही नहीं है, उनको यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मॉडरेट्स हैं जो दादा भाई नौरोजी जैसे लोग हैं, फिरोज शाह मेहता जैसे लोग हैं, उनमें गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो तिलक के सहयोगी है, वो भी शामिल हो जाते हैं उन लोगों में। वो ऐसा कह रहे हैं कि ब्रिटिश रूल इज़ डिवाइन डिस्पेंसेशन, मतलब गॉड्स गिफ्ट टू इंडिया। अच्छा, मतलब भारत, ये कांग्रेस के इंडियन सदस्य कह रहे हैं? हाँ सदस्य कह रहे हैं। तो तिलक ऑब्जेक्ट्स टू दिस, तिलक इस पे ऑब्जेक्शन लेते हैं। तिलक कहते हैं ये बात करना सही नहीं है। तो तिलक भाषा कैसे बदल देते हैं? और तिलक ने 1880 में अपना स्कूल शुरू किया है। 1881 में 1881 में अपने 2 न्यूज़पेपर शुरू किए हैं। एक है केसरी मराठी में और दूसरा है मराठा जो अंग्रेजी में वृत्तपत्र है। और उसमें उन्होंने भारतीयों के जो ग्रीवेंसेस है, कंसर्न्स है, उसके बारे में लिखना ज़ोरदार शुरू कर दिया। तो तिलक ये कहते हैं कि हम हमेशा मैं यहाँ पे उल्लेख करूँगा कि हमको हमारे स्कूल टेक्स्ट बुक्स में हमेशा सिखाया गया है कि तिलक ने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे मिलवा कर रहूँगा। तो उसका महत्व हमको 21वीं सदी में कैसे समझेगा? 21वीं सदी में इट लुक्स लाइक एन ऑर्डिनरी स्टेटमेंट। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। हर फ्रीडम फाइटर को तो का गोल ही यही था ना। हम तो ऐसे सोचेंगे। नहीं, हाँ, तो लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर उसको संदर्भ में देखेंगे तो जब लोग प्रार्थना कर रहे हैं और कंसेशंस मांग रहे हैं और विनती कर रहे हैं और मेहरबानी कीजिए ऐसे बोल रहे हैं, तो लोग, तो तिलक ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं, ये आपका हक है, ये भारतीय लोगों का अधिकार है। स्वतंत्रता ये किसी की कृपा नहीं होगी आपके ऊपर, ये आपका अधिकार है और वो आपको मिलना ही चाहिए। ब्रिटिश लोगों को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब आप ब्रिटिश से मांग करती हैं कि हमको वायसरॉय की काउंसिल पर ज़्यादा सीटें चाहिए, हमको प्रोविंशियल काउंसिल पर ज़्यादा सीटें चाहिए, तो ये आपका अधिकार है, कोई आप पे कृपा नहीं करेंगे। तो उससे क्या होता है कि तिलक जो बात कर रहे हैं वो क्रांतिकारी बात हो जाती है, क्योंकि 87 का रिवोल्ट जब से कुचला गया है तब से भारतीयों का आत्मविश्वास पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और भारतीय लोगों का माइंडसेट मैकॉले को जैसा चाहिए था वैसा ही धीरे धीरे हो गया है। तो उसमें तिलक आते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये माइंडसेट ठीक नहीं है, हम भारतीय हैं, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। तो ये क्रांतिकारी स्टेटमेंट हो जाता है उनका और तभी स्वतंत्रता संग्राम की भाषा पूरी तरह से बदल जाती है और स्वतंत्रता संग्राम की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। तो तिलक ने एक नई दिशा दी स्वतंत्रता संग्राम को और इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो जब मॉडरेट्स कह रहे हैं कि द ब्रिटिश रूल इज गॉड्स गिफ्ट टू इंडियन पीपल, तिलक कह रहे हैं कि द ब्रिटिश हैव नो बिजनेस इन बीइंग देयर, दे शुड गेट आउट ऑफ हियर एंड फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो ये ऐसे असर्ट करके बोलना कि नहीं, ये हमें मिलना ही चाहिए, ये एक जो खुद का कॉन्फिडेंस है और खुद का जो स्वावलंबित्व है, वो भारतीय लोगों को स्वावलंबी बना रहे हैं, वो भारतीय लोगों को विश्वास, आत्मविश्वास उनमें निर्माण कर रहे हैं और ये क्रांतिकारी एक स्टेप है जो वो लेते हैं। और उससे होता क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में 2 कैंप तैयार हो जाते हैं। एक कैंप मॉडरेट्स का, जिसे मॉडरेट्स कहा जाता है, और दूसरा औरोबिंदो घोष ने ये कहा था कि हमने जैसे स्कूल टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है कि 2 कैंप्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, एक था मॉडरेट्स का और एक था एक्सट्रीमिस्ट का, जिसके नेता लोकमान्य तिलक थे, एक्सट्रीमिस्ट का कैंप। तो औरोबिंदो घोष ने कहा कि ये जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्द प्रयोग है, ये पूरी तरह से गलत है, ये मॉडरेट्स नहीं है, ये लॉयलिस्ट है, क्योंकि ये ब्रिटिश साम्राज्य को लॉयल है। और तिलक का जो ग्रुप है वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, क्योंकि वो जो मांग रहे हैं उसमें एक्सट्रीम तो कुछ है नहीं, वो अपना अधिकार, हक मांग रहे हैं। तो वो नेशनलिस्ट ग्रुप है,
पेट्रियाटिक है, स्वदेश प्रेमी ग्रुप है, देश प्रेमी है। और उन्होंने ये भी कहा कि एक बीच में हमको ग्रुप तैयार करना चाहिए इन दो एक्सट्रीम्स में, जिसको हम मॉडरेट्स कहेंगे, जिसमें दो लोग होंगे, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे लोग, जो बीच में आते हैं। हाँ, क्योंकि इन दोनों को फिर भी अच्छा मानते थे, लॉयलिस्ट के अंदर भी काफी हद तक नेशनलिस्ट सभी उनका आदर करते थे। आई थिंक मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ अभी, या पढ़ रहा था, रिवॉल्यूशनरीज बाय संजीव सन, हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बारे में भी उसके बारे में बहुत बात की। तो इसके अंदर तो ये आता भी है कि दादा भाई नौरोजी एक ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, आई थिंक 87 में, जब वो खुद शायद प्रेसिडेंट बनने वाले होते हैं या जो भी है प्रेसाइड कर रहे हैं कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस में, तो वो ये कहते भी है कि आई हैव नेवर फेल्ड, माई ट्रस्ट हैज़ नेवर फेल्ड इन द ब्रिटिश कैरेक्टर दैट वी एज एन इंडियंस एंड ब्रिटिश विल कम टुगेदर ऑन द सेम पेज। आगे मतलब वो पूरा एक स्पीच है, तो वो उसका एक लाइन ये था, तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि दादा भाई नौरोजी क्लियरली हमें पढ़ाए गए थे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में, बिफोर गांधी वो एक बहुत बड़े नेता थे। तो मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था कि ये तो लॉयलिस्ट में आ गए, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो फिर भी लॉयलिस्ट के अंदर काफ़ी हद तक नेशनलिस्ट थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम उनको प्रेसिडेंट बनने नहीं देते, जबकि एक्चुअली वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले थे। तो ये भी मैंने उनके बारे में सुना था। और कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर टॉक, मुझे ये आपने जैसे औरोबिंदो घोष का नाम लिया, तो बिफोर ही बिकम्स श्री औरोबिंदो, औरोबिंदो जी और वीर सावरकर जी, ये दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने एक्चुअली क्रांतिकारियों, जिसमें आप बोलो वायलेंस हो गया, आर्म्ड स्ट्रगल हो गई, उसकी कहीं ना कहीं ये फर्स्ट जनरेशन थी इनकी। पर वापस हम देखते कि तिलक जी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। जैसे आपने कहा कि दो गुट में बदल गए थे, तो 1907 का जो कॉन्फ्रेंस होने वाला होता है वो पहले नागपुर में करने वाले थे, पर नागपुर तो घर है तिलक जी का, तो तिलक जी को उसका एडवांटेज ना मिले, तो जैसे आपने कहा था फिरोज शाह मेहता, आई थिंक, और एक और जने मैं एकदम से नाम भूल रहा हूँ, दिनशॉ थे कि, एंड गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के गुरु है बाय द वे। तो गोपाल कृष्ण गोखले एंड फिरोज शाह मेहता, इन्होंने लास्ट मोमेंट पे चेंज करके उसको सूरत शिफ्ट कर देते हैं, बोल के कि नहीं उधर तो शायद बीमारी चल रही है, ऐसा बोल के। और फिर उधर जो चीज़ होती है वो यही होती है कि लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाना था, पर इन्होंने बनने नहीं दिया। फिर नेशनलिस्ट ने बोला कि अच्छा हमारी नेशनलिस्ट डिमांड डालो आपके चार्टर में, वो भी नहीं किया। फिर तिलक जी इसका विरोध करने स्टेज पे आते हैं, तो उनके साथ मारा पीटी कर देते हैं, और फिर ये बदल जाता है गुट। तो मैंने उधर देखा था कि उधर भी वीर सावरकर प्रेजेंट होते हैं। तब तक वीर सावरकर एकदम फर्स्ट, एकदम बोल सकते हैं कि थोड़े यंगर थे, तो एकदम मेन फ्रेम में नहीं आए थे। इनफैक्ट वो तभी तो शायद उसके बाद में लंदन भी चले जाते हैं। तो ये क्या था इनका, ये जो यंग लोग थे तब के, जो रिवॉल्यूशनरीज थे या जो आगे के फ्रीडम फाइटर्स को भी इंस्पायर करने वाले थे, इन पे तिलक जी क्यों इतना इंस्पायर कर गए उनको? देखिए, यहाँ पे तिलक और दूसरों का फ़र्क हमें और नज़र आता है कि तिलक ने सही तरीके से भारत में मास पॉलिटिक्स की शुरुआत की, और तिलक ने भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था, युद्ध था, उसको मास मूवमेंट में बदल दिया। जो दादा भाई थे और बैनर्जी थे, वो अपने आप में चर्चा करते थे और ब्रिटिश लोगों से बात करते थे। सामान्य भारतीय लोगों का कांग्रेस में सहभागी नहीं था, कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। और तिलक ने ये जाना कि जब तक भारत का आम आदमी स्वतंत्रता संग्राम में इन्वॉल्व नहीं होता, ये स्वतंत्रता संग्राम यशस्वी नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपको कहा कि जब तक आपको ये फेज़ समझ में नहीं आएगा, तो महात्मा गांधी का फेज़ समझ में नहीं आएगा एक्चुअली, क्योंकि महात्मा गांधी के पीछे करोड़ों लोग हैं। तो तिलक इन करोड़ों लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में इन्वॉल्व करते हैं। उसके पहले वो लोग इन्वॉल्व ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब बिल्कुल एक कट था, बिल्कुल, सिर्फ जो पॉलिटिशियन क्लास है, एलीट क्लास था भारत में, सुशिक्षित, हाईली एजुकेटेड, एंग्लिसाइज्ड, मतलब अंग्रेजों की तरह सोचने वाला, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को चला रहा था। अब तिलक आ जाते हैं और तिलक कहते हैं कि नहीं, हमको आम आदमी को इसमें लाना होगा, इस संग्राम में लाना होगा, नहीं तो ये संग्राम आगे नहीं बढ़ सकता। राइट। तो वो एक तो वो अधिकार की बात करते हैं,
और दूसरा वो सामान्य आदमी को इन्वॉल्व करने की बात करते हैं, वो एक क्रांतिकारी स्टेप दूसरा वो ले लेते हैं। और सामान्य आम आदमी को इन्वॉल्व करने के लिए वो 2 फेस्टिवल शुरू कर देते हैं। एक है गणपति फेस्टिवल, जो सार्वजनिक गणेशोत्सव के नाम से गणेश आज चतुर्थी भी पे होता है, हाँ। सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और दूसरा है शिवाजी उत्सव, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर सेलिब्रेट किया जाता है, शिवाजी जयंती, शिवाजी महाराज की जयंती। अच्छा, तो ये एक्चुअली इनकी सो है। तो ये शिव जयंती और गणेशोत्सव ये तिलक शुरू कर देते हैं, और उसमें सामान्य लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। और तिलक मॉडरेट विंग को कह रहे हैं कि आपके कांग्रेस सेशन में जितनी जन जागृति नहीं कर पाओगे, उतनी जन जागृति एक दिन आप गणपति के पंडाल में आकर आम आदमी से बात कर पाओगे, क्योंकि आम आदमी वो उस पंडाल में है, आम आदमी शिवाजी महाराज की जयंती मना रहा है। तो आप यहाँ आइए, आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के सिर्फ टेंट में डेलीगेट से बात मत कीजिए। वो कह रहे हैं कि बैनर्जी शुड नॉट जस्ट टॉक टू बदरुद्दीन तैयब जी, एंड तैयब जी शुड नॉट जस्ट टॉक टू दिनशाह वाच्छा। आप ज़मीन पर आकर सामान्य आदमी से बात कीजिए, उनको कहिए कि स्वतंत्रता क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उससे क्या होगा, ये ब्रिटिश साम्राज्य किस प्रकार से क्रूर है, और ब्रिटिश जो यहाँ पे कर रहे हैं, जो जिस तरह से भारत को लूट रहे हैं, वो कैसे अक्षम्य है। ऐसी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज तिलक इस उपयोग करते हैं इसका। तो अगेन ही बिकम्स असर्टिव, और उससे सामान्य आदमी जुड़ जाता है स्वतंत्रता संग्राम से। ओके। तो इसमें हो ऐसे जाता है कि तिलक स्वराज की बात करते हैं, तिलक स्वदेशी की बात करते हैं। जब लॉर्ड कर्जन बंगाल को पार्टीशन करने का निर्णय लेता है, और 1905 में जब बंगाल पार्टीशन हो जाता है, तब तिलक एक त्रिसूत्री सामने लाते हैं। वो है स्वदेशी, एक दूसरा बॉयकॉट, और तीसरा नेशनल एजुकेशन। अच्छा, तो वापस एजुकेशन को वापस अंडरलाइन किया गया है। तो स्वदेशी, तो उनका कहना ये है कि स्वदेशी जो वस्तुएं हैं वो हमें खरीदनी चाहिए। वो बॉयकॉट कहते हैं, तो मॉडरेट्स उनका विरोध करते हैं। कैसे बॉयकॉट इज़ अ वेरी नेगेटिव टर्म। वो ऐसे कहते हैं कि स्वदेशी ठीक है, लेकिन बॉयकॉट आप क्यों कर रहे हैं। तो तिलक कहते हैं नहीं, बॉयकॉट करना ज़रूरी है, तभी उनको दे विल फील द पेन, द ब्रिटिश एम्पायर विल फील द पेन। तो उनकी जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वो कॉटन लेके जा रहे हैं, बाहर वस्तुएं बना रहे हैं, वापस लाकर हमको बेच रहे हैं, और हमारी इंडस्ट्री यहाँ ख़त्म हो रही है, और वो भारत को सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। भारत के रिसोर्सेस यहाँ से लेकर ब्रिटेन में लेके जा रहे हैं, और ब्रिटिश लोग और ब्रिटिश राष्ट्र श्रीमंत हो रहा है, और हम अधिकाधिक गरीब हो रहे हैं दिन ब दिन। तो ये अगर परिस्थिति बदलनी है तो स्वदेशी बॉयकॉट ये ज़रूरी है, और राष्ट्रीय शिक्षण उसी के साथ ज़रूरी है। तो फिर मॉडरेट्स ऐसा कहते हैं। तो आप जो स्प्लिट की बात कर रहे हैं ना, उस पर मैं आ रहा हूँ। तो फिर टेंशन्स बढ़ते जाते हैं दोनों कैंप्स में। तो मॉडरेट्स कहते हैं ठीक है, फिर आप बॉयकॉट बंगाल तक सीमित रखो। अच्छा। बंगाल के बाहर आप बॉयकॉट क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये संघर्ष तो बंगाल के पार्टीशन के विरुद्ध है। तो तिलक कहते हैं नहीं, बॉयकॉट सारे देश भर होना चाहिए, क्योंकि और ये बॉयकॉट सिर्फ ब्रिटिश वस्तु का नहीं होना चाहिए। तिलक कहते हैं कि बॉयकॉट ब्रिटिश संस्थाओं का भी होना चाहिए, ब्रिटिश स्कूल का भी होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स का भी होना चाहिए। तो ये जो नॉन कोऑपरेशन की कल्पना है, जो हम गांधी के साथ एसोसिएट करते हैं, ये इसकी शुरुआत है। अच्छा, नींव इधर है, कहीं ना नींव इधर है। लेकिन तिलक उसको नॉन कोऑपरेशन ये शब्द नहीं देते, वो पैसिव रेजिस्टेंस ये शब्द देते हैं। पैसिव रेजिस्टेंस, जो बाद में गांधी भी उसको पैसिव रेजिस्टेंस कहते हैं, जो लाए। तो अगेन आई कम टू द पॉइंट कि अनलेस यू अंडरस्टैंड दिस, यू कैनॉट अंडरस्टैंड द नेक्स्ट फेज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ओके। तो तिलक कहते हैं कि आप कोऑपरेट नहीं करोगे और आप बॉयकॉट करोगे,
और हम तो अब 1905 की बात कर रहे हैं, मैं उससे 10 साल पहले जाता हूँ। ओके 1896 में दक्कन में एक बहुत बड़ा फैमिन, सूखा पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा हाँ और लोगों को जो हमारे खेत में काम करने वाले लोग हैं, फार्मर्स, उनको टैक्स भरने के लिए, लैंड रेवेन्यू भरने के लिए उनके पास पैसे है ही नहीं। तो तिलक उनको कहते हैं कि आप पैसे मत भरो, अच्छा ये नॉन कोऑपरेशन है। वो भी और 10 साल पहले की बात हाँ, कर रहे हो आप क्योंकि तिलक उनको कहते हैं कि फैमिन रिलीफ कोड है, और वो कोड के बारे में उनको जानकारी देते हैं सामान्य आदमी को। उनको पता है जो खेती करने वाला भारतीय है। अगेन वी कम टू द नेक्स्ट फेज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मर्स, दैट इज फर्स्ट डिटेक्टेड बाय लोकमान्य तिलक। कि खेती करने वाले लोग, आप रेंट मत भरिए सरकार का, आप टैक्सेस मत भरिए, आप रेवेन्यू मत भरिए, उनको बोलिए फैमिन रिलीफ कोड के जो प्रोविजंस है ना, उसको लागू कीजिए। और कुछ लोग दे आर इन ट्रिमेंडस डिस्ट्रेस, वो कुछ शॉपकीपर्स को लूटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि खाना नहीं है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है। तो तिलक कहते हैं सरकार के पास जो पैसा है ना, वो आपका पैसा है, भारतीय लोगों का पैसा है। ये सरकार ब्रिटिश सरकार है, लेकिन वो जो रेवेन्यू है ना, वो आपका है। तो आप कलेक्टर के ऑफिस में जाइए और उसके पास पैसा मांगिए, उसके पास जाकर कहिए कि आपको काम दे, उसके पास जाकर कहिए कि आपको नौकरी दे, लेकिन आप टैक्स मत भरिए। ओके तो ये हमने बाद में जो आंदोलन हुए उनके बारे में सुना है, गांधी आने के बाद इसी प्रकार के आंदोलन तो हुए हैं ना। तो इसकी शुरुआत तिलक जैसे ने एक की दांडी है। मार्च की बात करते हैं, जबकि बिल्कुल टैक्स तो कोई गया नहीं था उसके बाद बिल्कुल भी। नहीं, तो इसकी सब शुरुआत ये है, ये 1896 में हुआ है, ये 1905 में हुआ है, ये इस फेज में हुआ है, और ये तिलक इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और ये कल्पनाएं तिलक ने, ये संकल्पना, ये कल्पना, ये तिलक की है। तो तिलक गांधी पूर्व भारत के सबसे बड़े नेता हैं और सबसे पॉपुलर, लोकप्रिय नेता हैं। इनफैक्ट वो फादर वो ऑफ वो इंडियन इनके फ्रीडम स्ट्रगल बोल सकते हैं। बिल्कुल, दैट इज व्हाई द ब्रिटिश कॉल्ड हिम द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ओके वो उनके रिपोर्ट में है ना, राउलैट एक्ट के राउलैट रिपोर्ट पर आधारित था। ओके हाँ, तो जस्टिस राउलैट ने जो रिपोर्ट लिखा, उसमें ही कॉल्ड हिम द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। दिस इज बाल गंगाधर तिलक, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल ट्रबल इन इंडिया, ऐसे राउलैट लिखते हैं उसमें। अच्छा एंड दैट इज व्हाई द टाइटल ऑफ माय बुक इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द राज, बिकॉज द ब्रिटिश कॉल्ड हिम द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द राज। ओके तो ये परिभाषा स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप ही बदल जाता है पूरी तरह से, एंड द मॉडरेट्स बिकम मोर एंड मोर अनकंफर्टेबल। और 1905 का एजिटेशन बहुत बड़ा हो जाता है। बंगाल में, पंजाब में तिलक कमाल के लोकप्रिय हो जाते हैं। अच्छा और पंजाब में और एक नेता है लाला लजपत राय, जो लोकप्रिय है ही और उभर रहे नेता है, वो तिलक के साथ जुड़ जाते हैं। बंगाल में एक लोकप्रिय नेता है बिपिन चंद्र पाल, जो तिलक के साथ जुड़ जाते हैं। और वहाँ पे लाल बाल पाल, ये त्रिकुट, ये ट्रॉइका, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, ये निर्माण हो जाता है। और तिलक इतने पॉपुलर हो जाते हैं बंगाल और पंजाब में कि जब वो बंगाल जाते हैं तो वो रेलवे से जाते हैं पूना से बंगाल, और हर रेलवे स्टेशन पर हज़ारों लोग उनको वेलकम करने के लिए मौजूद हैं, उपस्थित हैं। और जब वो कलकत्ता पहुंचते हैं तो उतरने के लिए भी जगह नहीं है रेलवे स्टेशन पर। उनके और उनके सहकारियों को इतनी भीड़ जमा होती है। और तिलक जब उतरकर गाड़ी की तरफ जाते हैं तो लोग गाड़ी के जो टायर्स है उसको जानबूझकर पंक्चर करते हैं। सामान्य लोग कलकत्ता के पंक्चर करते हैं, और ताकि वो गाड़ी चल नहीं सके, ड्राइवर नहीं चला सकते, और खुद उसको रोप लगाकर, रस्सी लगाकर, अच्छा लोग वो गाड़ी खींचकर तिलक को पूरे कलकत्ता में एक प्रोसेशन में घुमाते हैं। ओह वाह। हाँ, और तिलक का नाम फिर तिलक महाराज हो जाता है, क्योंकि शिवाजी महाराज के जैसा उनको तिलक, ही इज कंसिडर्ड टू बी द नेक्स्ट शिवाजी। तिलक महाराज, तो तिलक वो बंगाल में कमाल के लोकप्रिय हो जाते हैं। अब इसी तरह का पैटर्न भारत के दूसरे शहरों में और दूसरे जो छोटे शहर हैं या गांव, वहाँ पे भी शुरू हो जाता है। तिलक जहाँ पर भी जाते हैं तो ये पैटर्न होता है
कि कहाँ पे घोड़ा गाड़ी होते हैं, तो वो घोड़ा गाड़ी का जो व्हील होता है वो लोग निकाल देते हैं और घोड़ा गाड़ी लोग खुद खींचते हैं तिलक को पूरे टाउन में लेके जाने के लिए। नागपुर में एक तो ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने लिखा है कि नागपुर में उनका जो प्रोसेशन निकला वो ऐसा निकला कि औरतें, महिलाएं खिड़कियों से उन पर फूल बरसा रहे। क्योंकि तो तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता इस पीरियड में हो जाते हैं और इसीलिए कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है, क्योंकि जो मॉडरेट्स हैं वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हैं और तिलक बोल रहे हैं नहीं, स्वराज का रेजोल्यूशन रहना ही चाहिए, कांग्रेस का बॉयकॉट का रेजोल्यूशन रहना ही चाहिए, स्वदेशी का रहना ही चाहिए। और तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मुहिम भी बहुत ज़ोर से शुरू हो गई है। तो 1906 में तिलक बहुत पॉपुलर हो जाते हैं कांग्रेस में और बहुत प्रेशर आता है यंग जनरेशन से कि तिलक को प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। तो मॉडरेट्स क्या करते हैं, फिरोज शाह मेहता क्या करते हैं, वो एक टैक्टिक करते हैं कि दादा भाई नौरोजी के लिए तिलक के मन में बहुत आदर था। तो वो दादा भाई को आगे करते हैं और दादा भाई को कहते हैं कि आप तिलक को बोलिए कि आप विड्रॉ कीजिए और आप प्रेसिडेंट हो जाइए। तो आप प्रेसिडेंट हो रहे होंगे तो वो विड्रॉ करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे और वो चुन के आए तो कांग्रेस हमारे हाथ से निकल जाएगी, तिलक के हाथ में जाएगी। तो दादा भाई फिर उनसे बात करते हैं और तिलक कहते हैं दादा भाई अगर आप कह रहे हैं तो मैं हट जाता हूँ और आप बन जाइए प्रेसिडेंट। तो दादा भाई हो जाते हैं और हर साल यही पैटर्न चला रहता है कि किसी तरह वो फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं तिलक को। तो 1907 तक पानी गले तक आ जाता है और टेंशन्स बहुत बढ़ जाते हैं और तिलक्स विंग जो कैंप है, हाँ, वो डिमांड करते हैं कि ये रेजोल्यूशंस डाइल्यूट ना हो जाए स्वराज के, लेकिन और प्रेसिडेंट उनके कैंप का होना चाहिए। तो लाला लाजपत राय को तिलक आगे करते हैं और तिलक कहते हैं कि लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट होना चाहिए और जो मॉडरेट विंग है वो राज बिहारी घोष को खड़ा करते हैं। नॉट बोस, ये कोई दूसरे हैं। घोष, राज बिहारी घोष, नॉट राज बिहारी बोस। वो आगे तो उनको खड़ा करते हैं और सूरत के पंडाल में, जैसे आपने कहा नागपुर में सेशन होता है, लेकिन फिरोज शाह मेहता और दूसरे लोग जो हैं वो उसको हटाकर सूरत में करते हैं क्योंकि सूरत में फिरोज शाह मेहता का होल्ड है। अच्छा। तो नहीं तो नागपुर में इलेक्शन पूरी तरह से तिलक के बाजू में हो जाएगा, तो पक्ष में हो जाएगा। तो सूरत में बोस को खड़ा करके उनका इलेक्शन किया जाता है। तो तिलक का ये कहना है कि जब अगर आप उनको प्रेसिडेंट कर रहे हो तो जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएंगे तो मुझे कुछ उस पर कमेंट करनी है पंडाल में, मेरे को सेकंड करना है। हाँ, आई वांट टू सेकंड द रेजोल्यूशन। तो वो जब खड़े हो जाते हैं तिलक, तब देयर इज कंप्लीट केओस, क्योंकि उनके विरुद्ध स्लोगनियरिंग शुरू हो जाती है, उनके पक्ष में स्लोगनियरिंग शुरू कर जाती है। लोग कहते हैं इनको बोलने मत दीजिए, मतलब जो मॉडरेट विंग है, क्योंकि इट्स इन सूरत एंड इट्स डोमिनेटेड बाय फिरोज शाह मेहता, तो उनके बात करने को नहीं दी जाती है। फिर लाठियाँ चलती है, मोतीलाल नेहरू भी बीच में आ जाते हैं, चेयर्स फेंके जाते हैं और हिंसा फैल जाती है और तिलक ऐसे खड़े रहते हैं माइक के सामने। और लेकिन एक बात कहनी होगी, लेकिन जब तिलक पर हमला होने जाता है तब गोखले आगे होके उनको, जो अटैकर है, उनको रोकते हैं कि आप हल्ला नहीं करेंगे इन पे, क्योंकि गोखले के मन में उनके लिए उतना आदर है, वो सहयोगी रहे हैं, एक दूसरे का कंट्रीब्यूशन पता है। तो गोखले उन लोगों को रोकते हैं, लेकिन वहाँ कांग्रेस पूरी तरह से स्प्लिट हो जाती है और तिलक और उनका जो कैंप है वो कांग्रेस के बाहर फेंक दिया जाता है पूरी तरह से, जिसमें फिर औरोबिंदो घोष। लेकिन तिलक सबसे लोकप्रिय नेता भारत में तब तक हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ये तो बहुत बड़ा स्टेप ले लिया कांग्रेस ने इनको हटा के। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं तो शॉक्ड हूँ कि 1907 तक वेट भी किया, जब ये 90s में अंदर आ चुके थे। इनको 15-17 साल टॉलरेट किया कांग्रेस ने, वो बहुत बड़ी बात लग रही है, क्योंकि कांग्रेस तो मेरे ख्याल से
शायद जब वो 1897 में ही शायद हटा देते, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बट बहुत बड़ी बात है कि तब इतने टॉलरेट होके इन्होंने 1907 तक का वेट किया। अब थोड़ा आपने गोपाल कृष्ण गोखले का बात किया जो उनके सहयोगी थे, और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे अभी वीर सावरकर मूवी आई थी उसमें भी काफ़ी हद तक दिखता है कि लोकमान्य तिलक और वीर सावरकर, और सामने रहते हैं गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले, और उनमें आई आई से आंखों से बातचीत होती है। ये भी समझ में आता है कि गोपाल कृष्ण गोखले एक्चुअली इज़ द पर्सन जिन्होंने मेंटोर किया है गांधी को। ये एक तो गोपाल कृष्ण गोखले का क्या रोल था, वो क्यों इतने लॉयलिस्ट के साइड पे थे, और दूसरा इन दोनों के बीच में आपने जैसे कहा कि सहयोगी वाला आदर था, पर ये फिर कहाँ पे मतलब रास्ते इनके अलग हो जाते हैं कि एक पर्सन इतना नेशनलिस्ट और पूरे देश भर में इतना लोकप्रिय, और दूसरा इतना, क्योंकि आप कह रहे सहयोगी तो मतलब बैकग्राउंड भी काफ़ी सिमिलर है, तो ये क्यों लॉयलिस्ट की तरफ चले गए, ये क्यों ब्रिटिश सरकार के ज़्यादा हो गए, उनको कुछ लालच दिखा, क्या था? एक तिलक जब डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी निर्माण करते हैं, जब फर्ग्यूसन कॉलेज की शुरुआत करते हैं 1884 में, तब 7-8 लोग आकर उनसे जुड़ जाते हैं। तो 1886 में गोपाल कृष्ण गोखले नाम के 22 साल के एक युवक उनसे जुड़ जाते हैं। तो तिलक और गोखले तब से सहयोगी है और एक दूसरे के लिए उनके मन में बहुत आदर है, लेकिन उनके विचार अलग है। गोखले ये फिरोज शाह मेहता के अनुयायी है, फॉलोअर है, अच्छा और उनको फिरोज शाह मेहता मेंटोर करते हैं और अच्छा उभर कर कांग्रेस में बड़ा करते हैं, क्योंकि गोखले इज़ ब्रिलियंट, वो ही इज़ इंटेलिजेंट, और ही ऑल्सो बिलीव्स लाइक फिरोज शाह मेहता दैट ब्रिटिश रूल इज़ डिवाइन डिस्पेंसेशन, अच्छा एंड ही बिलीव्स इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, कि ब्रिटिश भारतीय लोगों को न्याय देंगे, ऐसे गोपाल कृष्ण गोखले की धारणा थी। वो भारतीय लोगों को न्याय देने के पक्ष में थे, लेकिन उनका कहना ऐसा था कि ब्रिटिश लोग हमें न्याय देंगे, अगर हम ठीक तरह से याचना करेंगे, ठीक तरह से उनसे बात करेंगे तो न्याय देंगे। और तिलक का विचार पूरी तरह से अलग था। तिलक का कहना ये था, ब्रिटिश यहाँ लूटने के लिए आए हैं, आप पर राज्य करने के लिए आए हैं, आपका जो स्वत्व है, आपका जो भारतीयत्व है, उसको नष्ट करने के लिए आए हैं, आपकी संस्कृति को नष्ट करने आए हैं, आपके धर्म को नष्ट करने आए हैं। तो वो कैसे आपके साथ न्याय कर सकते हैं? वो कभी न्याय कर ही नहीं सकते। इसीलिए जो दो करंट्स, कॉन्ट्रास्टिंग करंट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस में निर्माण होती है, उसका एक का नेतृत्व तिलक करते हैं और दूसरा का नेतृत्व गोखले करते हैं। डायरेक्ट एक तरीके से राइवल्स थे। तो डायरेक्ट बिग राइवल्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और क्योंकि मॉडरेट विंग डोमिनेंट है, तो गोखले आसानी से उभर कर आते हैं। तिलक का संघर्ष थोड़ा ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि तिलक इज़ द राइवल टू द डोमिनेंट मॉडरेट्स विंग। मॉडरेट विंग डोमिनेंट है, पूरा कंट्रोल उनके साथ है। ओके तो इसीलिए ये संघर्ष शुरू होता है, ये विचारधारा अलग होती है। और जब बंगाल का भी जब पार्टीशन होता है, तब गोखले को ऐसा लगता है कि तिलक एक्सट्रीम भाषा का उपयोग कर रहे हैं। जो बॉयकॉट का मैंने उल्लेख किया, अच्छा वो गोखले का कहना ये था कि आप बॉयकॉट शब्द का उपयोग मत कीजिए, आप बॉयकॉट सिर्फ बंगाल तक सीमित रखिए। तिलक ऐसा क्यों कर रहे हैं? और तिलक ने ऐसा किया कि तिलक ने पूरी एक पीढ़ी को इंस्पायर किया बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, कि नहीं, हमको स्वतंत्रता मिलना ही चाहिए, ये आपका अधिकार है, ये ब्रिटिश साम्राज्य गलत है, ये आपका शोषण कर रहा है। इसलिए युवक आगे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए। कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ निर्माण हुई, जैसे आपने कहा सावरकर ने अपनी स्वतंत्रता सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी 1900 साल में उसकी निर्मित आई की। थिंक जब वो 15-16 साल के थे। और हाँ, और जब बॉयकॉट आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है, तो सावरकर फर्ग्यूसन कॉलेज में एक विद्यार्थी है, और वो तिलक को जाकर कहते हैं कि दे आर डूइंग अ बॉनफायर ऑफ फॉरेन क्लॉथ। यस तो जो फॉरेन के जो कपड़े हैं उसको जलाने का एक कार्यक्रम उन्होंने रखा है, फर्ग्यूसन कॉलेज के विद्यार्थियों ने, लेड बाय सावरकर। हाँ, सावरकर के लीडरशिप में। तो उसके लिए वो तिलक जी को इनवाइट करते हैं कि आप आइए उस कार्यक्रम में। तो तिलक सेज ओके, मैं आऊँगा उसमें। तो सावरकर इज इंस्पायर्ड बाय
Tilak's leadership, like so many other countless youngsters are inspired. औरोबिंदो जी तो औरोबिंदो जी। तो तिलक उस प्रोसेशन में जुड़ जाते हैं, और जब वो बॉनफायर होता है तो तिलक वहाँ पे भाषण भी करते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ दसरा। पूना में बहुत बड़ा बॉनफायर होता है पाश्चिमात्य कपड़ों का, फॉरेन विदेशी कपड़ों का। तो तिलक वहाँ पे भाषण करते हैं, और वो जब विदेशी कपड़ों को जलाया जाता है, उसके बाद वीर सावरकर को अपने फर्ग्यूसन कॉलेज के हॉस्टल से निकाला जाता है। फर्ग्यूसन कॉलेज के अथॉरिटीज़ जो है वो उनको निकाल देते हैं वहाँ से, और तिलक तब केसरी में एक अग्रलेख लिखते हैं, एडिटोरियल लिखते हैं कि हे आमचे गुरुच नव्हेत, मतलब ये हमारे गुरु ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि जिन लोगों ने सावरकर को, इस तरुण विद्यार्थी को, युवक को हॉस्टल से बाहर निकालकर उनको शिक्षा दी है, ये इनको गुरु हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये गुरु वो होता है जो आपको सही सीख देता है, तो सही शिक्षण देता है और सही रास्ता दिखाता है। ये सावरकर ने सही चीज़ की है, उसके लिए उनको शिक्षा दे रहे हैं, तो हे आमचे गुरुच नव्हेत, ऐसा तिलक ने एडिटोरियल लिखा ये युवक सावरकर के फेवर में। और उसके बाद उसी साल सावरकर को लंदन जाना था, और पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस नाम का एक संस्था और बिल्डिंग लंदन में ली थी, इंडिया हाउस जहाँ पे आज इंडिया हाउस है, वो जगह थोड़ी अलग है। अच्छा, वो अलग है। इंडिया का जो हाई कमीशन है किंग्स कॉलेज की तरफ, वो लंदन में जगह है, वो ओरिजिनल इंडिया हाउस नहीं है। ये दूसरी जगह है बेस वाटर में, जो इंडिया हाउस ओरिजिनल था वो। लेकिन वो भी उसके नज़दीक ही है। अच्छा, क्योंकि मैं गया वो इंडिया हाउस नया वाला, तो मुझे ऐसा लगा वही तो है। उसी रास्ते पर अब आगे जाओगे तो वहाँ पे जो ओरिजिनल इंडिया हाउस है वो बिल्डिंग है। ओके। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है बिग बेन से, आपको पता है वो। यस। तो वो इंडिया हाउस में वीर सावरकर को वो देते हैं, वीर सावरकर को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देते हैं कि क्योंकि पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा जिन्होंने इंडिया हाउस की निर्मित की है, वो कुछ स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं तरुण, मतलब युवक विद्यार्थियों को लंदन में जाकर सीखने के लिए, लॉ सीखने के लिए। तो सावरकर जी को जाना है लॉ सीखने के लिए, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तिलक देते हैं, और उस आधार पर पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा वो एक्सेप्ट करते हैं, और सावरकर जी लंदन जाकर लंदन के जो क्रांतिकारी भारतीय है उसके सबसे बड़े नेता हो जाते हैं, और इंडिया हाउस से वो उनकी सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी अभिनव भारत वो चलाते हैं। हाँ जी, यस। तो यहाँ पे इस तरह से तिलक अनेक लोगों को प्रेरित करते हैं। तो अभी हमने लगभग 1907 तक की बात तो कर ली। आई थिंक बहुत ही जल्द मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना चाहिए हमारे कन्वर्जेशन में, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट आता है मंडले, जो उनको एक तरीके से अरेस्ट करके एक तरीके से पैक ऑफ कर देते हैं कि मेन स्ट्रीम इंडिया से हटा दो। पर दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि दो उभरते हुए सितारे, जो सितारे हैं तो अपने अपने राइट्स में, पर काम शायद इंडिया के लिए थोड़ा उल्टा कर गए, पर लोगों में बहुत नाम था उनका। वो थे मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी। इनका क्या इंटरेक्शन कुछ रहा था लोकमान्य तिलक से? तिलक जी ने कुछ इनके साथ ऐसी कुछ चीज़ें उनको बोली कि नहीं तुम ये करो, ये मत करो? क्योंकि एक टाइम था जब जिन्ना वॉज नॉट, मतलब जो हमें पॉपुलर उनका एक इमेज पता है कि वो पाकिस्तान बनाना चाहते थे, पर एक टाइम था बिफोर द इमरजेंस ऑफ गांधी, एकदम टॉप लेवल पे वो काफ़ी प्रो इंडिया थे, वो प्रो सेक्युलरिज्म थे। तो तब उनके सामने तिलक जी का क्या इन्फ्लुएंस था? गांधी जी के साथ कैसे इंटरेक्शन हुई होगी? कुछ ऐसे किस्से हैं? नहीं, जिन्ना जो थे वो जब युवक थे वो तिलक के बहुत बड़े फॉलोअर थे। अच्छा। कुछ लोगों ने उनको तिलक का भक्त भी कहा है। वो शायद एग्जैजरेशन हो सकता है, लेकिन वो निश्चित रूप से उनके बहुत बड़े फॉलोअर थे। और जिन्ना तब राष्ट्रवादी थे,
जिन्ना को जब अच्छा, he was जब not in the loyalist faction. no, he was not in the loyalist faction. He started out as an admirer of Dadabhai Nauroji, no doubt about that, and Surendranath Banerjee. अच्छा, उनकी शुरुआत वैसे होती है, लेकिन क्या होता है कि जो युवक तिलक की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो जिन्ना भी तिलक की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो उस वक्त के जो, उस समय के जो फोटोग्राफ्स है, ब्लैक एंड वाइट कुछ फोटोग्राफ्स है, जैसे तिलक मुंबई में शांताराम चौल में एक सभा आयोजित की है, उसको संबोधित कर रहे हैं। वहाँ पे आपको दिखेगा कि एक युवक जिन्ना वहाँ पे नीचे खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पे नीचे, हाँ, और सुन रहे हैं उनकी बात। सो तिलक वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग पीपल इन्वॉल्व इन द फ्रीडम स्ट्रगल, और जिन्ना के भी वो प्रेरणा स्थान थे। और जब 1906 में आगा खान के नेतृत्व में पहली बार मुसलमानों ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की, और जब मिंटो ने वो स्वीकार किया उसका 1909 में, लॉर्ड मिंटो और मॉर्ली ने, तब जिन्ना ने उसका विरोध किया। जिन्ना ने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स मीन्स डिवाइडिंग द नेशन अगेंस्ट इटसेल्फ। राइट। ये जिन्ना का स्टेटमेंट है। और जिन्ना तिलक के साथ जुड़ गए युवक होते हुए, और वो लॉयर थे, वो जुड़ गए। और 1908 में जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में जो बॉम्ब फेंका और उसके लिए उनको फांसी की सज़ा दी गई, उस समय तिलक ने बहुत ही तीखे अग्रलेख केसरी में लिखे, और जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो युवक है, ये उनको कुछ प्यार नहीं है ऐसे सब चीज़ें करने से, इनको बहुत इच्छा नहीं है, लेकिन भारत में कुछ संविधान नहीं है, कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, तो लोग करें क्या। ये वो उनका फ्रस्ट्रेशन है, उसी के लिए उन्होंने वो अटैक किया। तो उस ये लिखने के लिए, और ब्रिटिश शासन व्यवस्था कैसे गलत है ये लिखने के लिए, तिलक पर सेडिशन का लॉ लगाया गया दूसरी बार। पहले तो 1897 में लगाया गया था, जब चापेकर बंधुओं ने दो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा, WC रैंड एंड OE एस्ट, ये दो ब्रिटिश लोग हैं प्लेग के वक्त। तब तिलक को पहले उन्होंने जेल भेजा ब्रिटिश लोगों ने, 18 महीनों का तुरुंगवास, और 1 साल के बाद उनको छोड़ा गया। और 1908 में फिर एक बार सेडिशन का उपयोग किया गया। जब पहली बार उपयोग किया गया था, तो वो भारत में सिर्फ दूसरी केस थी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द सेडिशन लॉ। एक तो 1870 में जब लॉ आया था, उसके बाद एक बंगाल में यूज़ की थी, उसके बाद बट तिलक बिकेम द फेस ऑफ दैट, द एप्लीकेशन ऑफ दैट लॉ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टारगेट उन्हें किया गया सेडिशन लॉ के आधार पर, तिलक को, कि 1897 में, 1908 में, उसके बाद 1916 में भी। अच्छा, हाँ, तो ऑलवेज दे अप्लाइड द सेडिशन लॉ अगेंस्ट हिम। तो 1908 में जब तिलक के खिलाफ सेडिशन लॉ लगाया गया, तब मोहम्मद अली जिन्ना एक बैरिस्टर के रूप में उनके बेल एप्लीकेशन के लिए खड़े रहे, और जिन्ना ने उनका बेल एप्लीकेशन जज के सामने रखा और कहा कि ये सेडिशन नहीं है, उनको बेल दिया जाना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अभी जिन्ना तिलक के एकमेव वकील नहीं थे, उनकी टीम थी पूरी। जोसेफ बैप्टिस्टा नाम के एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी, जो मुंबई से बहुत बड़े नेता, देश प्रेमी, जो ये नाम दुर्दैव से हम लोग सब भूल गए और हमें सिखाया भी नहीं जाता। जोसेफ बैप्टिस्टा, पता ही नहीं तो भूलेंगे कैसे। हाँ बिल्कुल। तो दादा साहेब करंदीकर है, एक बापू साहेब गांधी नाम के वो है, वो इन दे ही हैड मेनी लॉयर्स। तो जिन्ना उनके लिए खड़े रहते हैं बेल के लिए। एंड बट तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसे होती है कि महादेव गोविंद रानडे है जो पूना से है, और तिलक के लिए भी वो गुरु समान है, वो जज है। अच्छा। और वो बेल डिनाई करते हैं तिलक को। और बदरुद्दीन तैयब जी है जो कांग्रेस के नेता है, जो मॉडरेट विंग के हैं, वो दूसरा हियरिंग बदरुद्दीन तैयब जी के सामने होता है। वो जज होते हैं क्या? वो जज होते हैं। ओके। और बदरुद्दीन तैयब जी तिलक को बेल देते हैं,
और देखिए ये कॉन्ट्रडिक्शन, देखिए विरोधाभास, देखिए एक मॉडरेट विंग का आदमी आप उनको बेल दे रहा है, और जो उनका एक्चुअली एडमायरर है वो नहीं दे रहा है। हाँ एडमायर ये नहीं ये मतलब, हाँ, लेकिन मतलब उनको उनको गुरुस्तानी है शायद तो फिर ये क्या, रानडे, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों के अलग अलग विचार है और रानडे इज अ स्ट्रिक्ट ज्यूरिस्ट। रानडे को ये भी बात ठीक नहीं लगी है कि बॉम्ब तिलक ने, हाँ ये तिलक ने इसका समर्थन किया है और तिलक ने गणेशोत्सव की शुरुआत की है, क्योंकि रानडे का एक फेमस वाक्य है कि गणपति को आप रास्ते पे मत लेके आइए, ऐसे उन्होंने तिलक को कहा था कि इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन तिलक का आर्गुमेंट ये था कि नहीं, लोगों को अगर शामिल करना है स्वतंत्रता संग्राम में तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आइकन्स है, गणेश भगवान, शिवाजी महाराज, इनके नाम पर लोग एकत्रित होंगे, दूसरे नाम पर नहीं होंगे। तो ये उस समय ये सब डिबेट्स चलती थी ना, तो वो डिबेट्स उनके सब हुई थी। और इंटरेस्टिंग तो ए वेरी फैसिनेटिंग टाइम्स, हाँ। तो तैयब जी ने उनको बेल दिया, लेकिन ही वॉज सेंटेंस टू 6 years इन जेल, और तब उनको मंडाले भेजा जाता है बर्मा में। तो जिन्ना और उनके बीच में तभी थोड़ी डिसएग्रीमेंट होती है, क्योंकि जिन्ना ने तिलक के मृत्यु के बाद ये कहा, पब्लिक फंक्शन में एक कहा कि उनके बाद में उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। तिलक का कहना ये था कि तिलक ने कहा कि मेरी केस मैं खुद लड़ूंगा। बेल के लिए जिन्ना थे, दूसरे भी थे, लेकिन जब ट्रायल शुरू होगी तो मेरी केस मैं लड़ूंगा। जिन्ना का कहना यह था नहीं, लीगल आर्ग्यूमेंट्स का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आपको बाहर आना इम्पॉर्टेंट है, आपको प्रोसिक्यूट न होना, कॉन्विक्ट न होना इम्पॉर्टेंट है। तिलक ने कहा नहीं, ये लोगों की जागृति के लिए ये कोर्ट का प्लेटफॉर्म मैं उसका उपयोग करूंगा, क्योंकि हाँ मेरी स्वतंत्रता इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि हमारा स्वातंत्र्य क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो मैं पॉलिटिकल अटैक करूंगा, पॉलिटिकल हमला करूंगा ब्रिटिश राज पर। मुझे ये पॉलिटिकल बात करनी है, मुझे लीगल बात नहीं करनी है। और जिन्ना का कहना था कि हम स्ट्रिक्टली लीगल बात करेंगे, पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। लेकिन जिन्ना तिलक के बहुत बड़े एडमायरर थे, और आगे जाकर जब तिलक मंडाले से बाहर आए तो 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ, वो तिलक और जिन्ना ने एकत्र डिस्कशन करके तैयार किया और हिंदू मुस्लिम एकता की एक कोशिश की, लेकिन वो फेल हुआ पूरी तरह से। और तिलक को तभी लगा कि जिन्ना जैसे राष्ट्रीय मुसलमान, राष्ट्रवादी मुसलमान अगर कांग्रेस में है मेरे साथ और मेरा सुनेंगे, तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स वगैरह होंगी भी तो उसका बड़ा ट्रबल नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1900 बाद, जब 1920 के बाद 1920 में तिलक का देहांत हो जाता है, और तब परिस्थिति पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि गांधी नेशनल सीन पे आ जाते हैं और जिन्ना और गांधी की बहुत बड़ा मतभेद हो जाता है। और तब जिन्ना पूरे अलग हो जाते हैं स्वतंत्रता संग्राम से। पहले लंदन चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर मुस्लिम लीग के लीडर होते हैं। लेकिन जब तक तिलक है, जिंदा है, तब तक जिन्ना उनके फॉलोअर है। ओके, सेम कुछ गांधी के साथ इनका कुछ ऐसा रहा है, क्योंकि गांधी तो एकदम अपोजिट फैक्शन हो गए, प्लस गोपाल कृष्ण गोखले उनको मेंटर कर रहे थे। इनके बीच गांधी ने वीर सावरकर इनके अंडर थे, तिलक जी के अंदर, तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हैं। नहीं, गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय के अधिकार के लिए संग्राम शुरू किया, और गोखले ने उनको 1912 के दरमियान कहना ये शुरू किया कि आप भारत आइए, आप भारत आइए। इसका कहने के 2 कारण थे। एक तो गोखले को लगा कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम गांधी यहाँ आने से ज़्यादा मजबूत होगा। दूसरा कारण ये था कि गांधी तिलक के जैसे मास पॉलिटिक्स करते थे, सामान्य लोगों को इन्वॉल्व करते थे। तो गोखले की ये धारणा थी कि तिलक सबसे लोकप्रिय थे, तो इनके सामने कोई चाहिए, इनके सामने अगर कोई सिमिलर मास पॉलिटिक्स करने वाला व्यक्ति अगर आ जाए, जो मॉडरेट विंग में था ही नहीं, सब के सब एलिटिस्ट थे, लेकिन गांधी लोगों से जुड़े हुए थे,
तिलक जिस प्रकार से जुड़े हुए थे उसी प्रकार से गांधी लोगों से जुड़े हुए थे, और तिलक लोगों की भाषा बोलते थे, उसी प्रकार से गांधी भी लोगों की भाषा बोलते थे। अच्छा। वो सामान्य व्यक्ति जिस तरह से बात करता है वैसे बात करते थे। तिलक जब केसरी में अग्रलेख लिखते थे तो वो बहुत स्कॉलरली लैंग्वेज नहीं लिखते थे। हम्म। तो उनका जो फेमस एडिटोरियल का हेडलाइन है, सरकार से डोके ठिकाना और आहे का, तो आपका दिमाग ठिकाने पर है, सरकार का दिमाग ठिकाने पर है स्ट्रीट क्या। लैंग्वेज हो गई। तो ये जो सामान्य व्यक्ति की भाषा है वो तिलक उसका उपयोग करते थे, और वो उनका अपील था। वही अपील गांधी जी का भी था कि गांधी सामान्य आदमी की बात करते थे, तिलक गणेशोत्सव की बात करते थे, गांधी राम राज्य की बात करते थे। तो दोनों भी धर्म का भी उपयोग करते थे, दोनों भारतीय संस्कृति के बारे में बात करते थे। तो गोखले को कहीं ये लगा कि गांधी को कहना चाहिए, और गांधी लोकप्रिय है, मास पॉलिटिक्स करने वाले हैं, तो वो कांग्रेस को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और इस कैंप को भी टक्कर दे सकते हैं। पर तो इनको ऐसा क्यों लगा उन्होंने गांधी? कन्विंस करने की कोशिश की कि आप आ जाइए, और उनकी फिर भेंट हुई 1912-13 में गोखले और गांधी की। पहले भी भेंट हुई थी उनकी, जब गोखले पहले साउथ अफ्रीका गए थे और गांधी यहाँ पर आए थे, तभी भी उनकी भेंट हुई थी। लेकिन फिर 1913-14 में गांधी कन्विंस हो जाते हैं और गांधी यहाँ आने को तैयार हो जाते हैं, और गोखले के कहने पर वो यहाँ आ जाते हैं। पर इनको इतना कॉन्फिडेंस ये क्यों था कि अगर ये इतना बड़ा मास लीडर आ रहा है तो ये लॉयलिस्ट के तरफ से मास एक अपील लाएंगे? उनको ये ऐसा क्यों लगा, इनको ऐसा क्यों नहीं लगा कि ये भी तो एक दूसरे तिलक बन सकते हैं और फिर हमारे हाथ से निकल जाएंगे, ही विल ग्रो अबव अस, और फिर अगर वो तिलक के रास्ते पे निकल गए, इनको पता था कि गांधी फिर भी एक तरीके से शील्ड करके चलेंगे ब्रिटिश को? नहीं, उनको ये पता था कि गांधी मेरा सुनेंगे, अच्छा। क्योंकि गांधी उनको गुरु समान मानने लगे थे। और गांधी जाहिर करने लगे थे, पब्लिक में ये बोल रहे थे कि गोखले मेरे गुरु हैं। अच्छा। तो गोखले की ये स्पष्ट धारणा थी कि गांधी मेरा सुनेंगे, मैं जो कहूँगा वो सुनेंगे। ओके। हाँ तो ये तो काफ़ी क्लियर हो ही गया। हाँ, और गांधी की ये भी धारणा थी कि ब्रिटिश इसेंशियली जो व्यक्तिगत रूप से बुरे नहीं है, तो उनसे हम लोग वी और कैन उनका टॉक वो टू देम, non-violence का वी तो कैन एकदम टॉक टू था ही, देम। हाँ। और वो नॉन वायलेंट की वो अहिंसा लेकर चल रहे थे, सत्याग्रह लेकर चल रहे थे। तो गोखले को लगा कि ये मेरा ज़रूर सुनेंगे, एंड मे बी यू कैन बी अ राइवल। और जब गांधी भारत आए तब उन्होंने वो तिलक से भी मिले पूना में, और तब तिलक और गोखले के बीच में संघर्ष चल रहा था, पावर स्ट्रगल। क्योंकि तिलक मंडाले से बाहर आ गए थे और कांग्रेस में वापस उनको लेने की मुहिम पकड़ ले रही थी, क्योंकि देयर वाज पब्लिक प्रेशर कि तिलक को कांग्रेस में वापस लेना चाहिए। तो कांग्रेस की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इस पर गोखले और तिलक के डिफरेंसेस हो रहे थे। तो गांधी और तिलक की भेंट भी हुई पुणे में, और उनमें बातचीत भी हुई। ओके। ये चीज़ तो अभी काफ़ी हद तक समझ आ गई हमें। थोड़ा सा और हल्का सा पीछे चलते हैं, इनको मंडले शिफ्ट कर देते हैं। ये 6 years ऐसे ही चले गए कि कुछ उधर हुआ जो क्योंकि वो काफ़ी मेन स्ट्रीम इंडिया से बाहर हट चुके थे, पॉलिटिक्स में एक्टिवली नहीं थे। तो ये जो 6 साल में क्या चीज़ें ऐसी घटित हुई, इसमें तिलक जी का उधर संघर्ष कैसा रहा, उनका इम्पैक्ट इंडिया में था कि नहीं था, लोगों को उनके बारे में जानकारी मिलती थी कि नहीं मिलती थी, उनको कितनी जानकारी इंडिया के बारे में मिलती थी, एवरीथिंग। क्योंकि केसरी एक बहुत बड़ा पत्र, समाचार पत्र था जो शायद चल रहा था, बंद हो गया था, चल रहा था। ओके। तो क्योंकि बाद में आई थिंक कुछ प्रेस एक्ट आता है जो बहुत ज़्यादा, आई थिंक वो भी वापस मॉर्ले और मिंटो ही वापस लाते। तो ये आई थिंक ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम पे इन्होंने हर बार कुछ ना कुछ तेल का मचा है। आपके बुक में ही मैंने वो पढ़ा है प्रेस एक्ट के बारे में। तो ये क्या था, ये चल क्या रहा था, ये 6 years में क्या होता है, फिर वो जब आते हैं तब बार बार कुछ तड़का लगता रहता है, फिर जैसे ही World War I खत्म होता है वैसे ही इनकी मतलब ऑब्वियसली जलियांवाला बाग होता है, फिर इनकी डेथ हो जाती है, फिर ऑब्वियसली हमें आगे का जो पता है, जो द एडवेंट ऑफ गांधी, जहाँ पे वो फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करते, फिर मोपला इंसिडेंट होता है, फिर मोपला जेनोसाइड होता है एक्चुअली में, और फिर हम
वो देखते कि चौरी चौरा एक इंसिडेंट होता है जो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था जहाँ से वो बंद कर देते हैं। ये जो पूरा सीरीज है फुल कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है ये पर्टिकुलर इंसिडेंट तक, क्योंकि इसके बाद फिर भी एक काफ़ी हद तक एक शांति आई, थोड़ा सा रिवॉल्यूशनरीज ख़त्म हो चुके थे, बहुत सारे लोग या तो जेल चले गए थे या रिकूपरेट कर रहे थे। ये क्या था ये जो 1908 से 1921-22 तक क्या तहलका क्या चल रहा था? नहीं, जैसे आपने कहा बहुत ही इंटरेस्टिंग पीरियड है ये। 1908 में जब तिलक को शिक्षा दी जाती है और मंडाले भेजा जाता है, तब मुंबई के जो हज़ारों मिल वर्कर्स हैं वो यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं और मुंबई 6 दिन के लिए बंद हो जाती है पूरी तरह से। ओके। हाँ, और तो ये तिलक की पावर है। ये तिलक सही मायने में जन नायक है कि उनका ये पब्लिक फॉलोइंग है कि पूरा शहर उन्होंने बंद कर दिया ये 6 दिन। और वो जब मंडाले जाते हैं तो वो 52 इयर्स के हैं। ओके। हाँ, उनको डायबिटीज़ है, उनकी प्रकृति बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी उन्हें मंडाले भेजा जाता है। उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। उनको शुरुआत में तो किताबें भी नहीं दी जाती, बाद में उनको थोड़ी धीरे धीरे पुस्तकें दी जाती है। न्यूज़पेपर्स नहीं दी जाते हैं। जगह था, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कि काला पानी तो एकदम एक्सट्रीम हो गया, हाँ, पर उसके पहले मंडले एक ऐसा जेल था जहाँ पे जिधर भी आए उठा के फेंक दो। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे मस्कीटोज, तरह तरह के डिजीजेस, क्योंकि वो एयर स्वच्छ नहीं था, जगह स्वच्छ नहीं थी, और वो कैदियों के लिए था। उसके बारे में ब्रिटिश क्यों विचार करे ज़्यादा। तो परिस्थिति तो अच्छी नहीं थी। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को तो और भी टारगेट किया जाता था। अच्छा। ये काला पानी और मंडले की खासियत है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को उन्होंने ज़्यादा टारगेट किया। तो सावरकर क्रिमिनल क्राइम के लिए कॉन्विक्ट नहीं हुए थे ना कुछ, मतलब मर्डर, रॉबरी, ऐसा नहीं था ना। पॉलिटिकल ये थे ना, कॉन्विक्शन था ना, तो उनको ज़्यादा टॉर्चर किया गया। तो जो पॉलिटिकल प्रिजनर था उसको ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। जिसकी अपील ज़्यादा थी उनको ज़्यादा टॉर्चर किया। तो तिलक जिस परिस्थिति में रहे वहाँ पे, वो परिस्थिति अच्छी नहीं थी। उनके घर पे उनकी पत्नी थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी प्रकृति अच्छी नहीं थी। और 1910 में जब, और तिलक वहाँ से बहुत पत्र लिखते हैं, लेकिन घर पे चिंता है, 2 बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनकी शिक्षा कैसे हो रही है, पत्नी की तबीयत कैसे है। आप पत्र देखेंगे जो मेरे किताब में है कि आप कौन से मेडिसिन आपको लेना है, कौन सा औषध लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन से डॉक्टर को मिलना है। तो तिलक जो ए फैमिली मैन जो है वो उसमें व्यक्त हो रहे हैं मंडले से। और 1910 में उनकी पत्नी भी डायबिटिक है, और 1910 तो वो कहते हैं कि मैं वापस आऊँगा, हम लोग मिलेंगे, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। 1910 में उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है और तिलक मंडाले में वो उनको मिल नहीं सकते थे। अच्छा, इनको थोड़ा भी मिलने को अधिकार नहीं, बिल्कुल नहीं। और उनके 2 बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तो बच्चों को पत्र लिखते हैं, कहते हैं कि मुझे पता है कि ये हमारे लिए बहुत कठिन समय है, लेकिन आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि ये हम सब ये कठिन समय है एंड वी हैव टू सेल थ्रू दिस। और दुर्दैव से मैं आपकी माँ को मिल नहीं सका, लेकिन मैं जब जेल से निकलूँगा तब हम मिलेंगे। आप अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान दें और हमें इससे उभर कर आगे आना है। तो एक बहुत ही कठिन समय वो मंडाले में 6 साल गुजारते हैं उस तरह से। फिर उनको कुछ किताबें दी जाती है पढ़ने के लिए, कागज़ दिए जाते हैं लिखने के लिए। वो कागज़ भी दिए जाते हैं, इस तरह दिए जाते हैं, कोरा कागज़ दिया जाता है, तो वो गिन कर दिए जाते हैं। वो खुद गिन कर दिए जाते हैं कितने कोरा कागज़, क्योंकि कुछ कागज़ सीक्रेटली बाहर वो भारत नहीं भेजे, क्योंकि जो भी पत्र वो भेजते थे उसका इंस्पेक्शन होता था, वो पढ़े जाते थे, और वो पत्र ठीक ही लगे तो ही वो आगे जाते थे। उसी तरह से उनको जो पत्र भारत से आते थे वो भी पहले पढ़े जाते थे। अगर राजनीतिक परिस्थिति का उसमें डिस्क्रिप्शन हो तो वो आगे तिलक को दिया नहीं जाता था। तो उनको पूरी तरह ही वॉज केप्ट इन द डार्क कि भारत में क्या चल रहा है, किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार की परिस्थिति है। उसी टाइम पे आपने जिस तरह से सही कहा, प्रेस एक्ट आ जाता है, वेयर देयर इज अ कंप्लीट क्रैकडाउन ऑन द प्रेस।
वेयर एंटायर प्रेसेस कैन बी कॉन्फिस्केटेड, उनसे डिपॉजिट ज़बरदस्ती लिया जाता है, कुछ भी शब्द उन्होंने उसका उपयोग किया तो उसको सेडिशन लॉ लगता है। ये तिलक को पनिशमेंट देने के बाद ब्रिटिश ये जानते हैं कि अभी ये क्रैकडाउन करना पड़ेगा, क्योंकि तिलक ने इनके सामने एक उदाहरण रखा है कि कैसे फाइट कर रहा है ब्रिटिश को, तो हमें अभी क्रैकडाउन करना पड़ेगा। तो लेकिन तिलक एक व्यक्ति हैं जो भारतीय समाज को जागरूक करते हैं, जीवंत करते हैं और ज्वलंत करते हैं। तो राष्ट्रीय जो आपका संघर्ष है वो सही तरह से लोक संघर्ष हो जाता है तिलक के ईरा में। तो ही डिफाइंस एन ईरा। तो आपने जो कहा ना कि ये तिलक एंड गांधी, व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, तिलक ईरा इज द ईरा वेयर people get involved in the national movement and the same people then become followers of Gandhi. ओके, इंटरेस्टिंग है। तो वो ऐसा एक पीरियड है। तो मांडले का वो जो पीरियड है बहुत ही कठिन है, और 1914 में फिर वो बाहर आ जाते हैं 6 साल की पनिशमेंट के बाद। कोई भी उनको कंसेशन नहीं दिया जाता या पनिशमेंट कम नहीं की जाती। 6 साल के बाद आते हैं और फिर वो कांग्रेस पर फिर से अपना कब्जा बना लेते हैं। और क्योंकि अब तक सबको हटा दिया गया है, सारे क्रांतिकारियों को दूर कर दिया। हाँ, सावरकर तो जेल में है 1910 से। औरोबिंदो क्रांतिकारी थे, तिलक के बहुत बड़े सहयोगी थे। मैं तो ऐसे कहूँगा कि बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय से ज़्यादा बड़े सहयोगी हमें औरोबिंदो को कहना चाहिए। उसका कारण ये है कि बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय बाद में दोनों ही विदेश गए। और बिपिन चंद्र पाल तो मॉडरेट हो गए बाद में, वो रेवोल्यूशनरी थे, वो बाद में मॉडरेट हो गए। इसलिए उनके बारे में ज़्यादा और काफ़ी साल दे वर लॉस्ट। तो तिलक वाज लेफ्ट ऑन हिज ओन। तो तिलक अकेले लड़ रहे थे। तो औरोबिंदो अगर पौंडीचेरी नहीं जाते उनके आध्यात्मिक कार्य के लिए, तो औरोबिंदो और तिलक एक टेरिफिक कॉम्बिनेशन हो सकता था। और औरोबिंदो वैसे एक सहयोगी थे भी, क्योंकि 1907 की कांग्रेस में, 1906 में, 1905 में उन्होंने तिलक का बहुत बड़ा साथ दिया। तो औरोबिंदो और तिलक ये नाम एक साथ हम ले सकते हैं। दोनों ब्रिलियंट माइंड्स थे, दोनों ही ब्रिलियंट थे, दोनों स्कॉलर्स थे, दोनों को भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी तरह से पता थी। भारतीय जो क्लासिकल नॉलेज है, टेक्स्ट है, वो दोनों ने पढ़े हुए थे। तो भारतीय संस्कृति का गाभा जो है, जो सोल है, वो दोनों को पता था। और वो उस आधार पर लड़ रहे थे। वो उस तरह वेस्टर्नाइज नहीं थे जिस तरह कुछ और लोग वेस्टर्नाइज थे। एक्चुअली पूरी इनकी परवरिश औरोबिंदो जी की वो इंग्लैंड में हुई थी। हाँ, लेकिन ही बिकेम, जब उनको समझ में आया कि ये संस्कृति है तो एकदम से खींचे गए। और तिलक तो हिंदू धर्म के, बुद्ध धर्म के, अलग अलग धर्मों के स्कॉलर थे। मतलब ही कुड कोट एनीबडी फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। इसीलिए तो उनके सामने जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे वो भी जब बहस करते थे, दे वुड नॉट सक्सीड। अब ऑर्थोडॉक्स लोगों को भी तिलक पसंद नहीं थे, क्योंकि वो ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे, और तिलक वॉज इन फेवर ऑफ विडो री मैरिज। और कोई सुधारणा, जो धीरे धीरे से, बहुत सुधारणावादी नहीं थे वो, लेकिन धीरे धीरे से वो सुधारणावादी होते गए। तो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन को अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब भी वो बहस करते थे तो तिलक कहीं कोई धर्मशास्त्र से ऐसा कोट करते थे कि उसको कोई उत्तर ही नहीं था ऑर्थोडॉक्स सेक्शन के पास, क्योंकि उन्होंने सब पढ़ा हुआ था। वो संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे। और मंडाले में उन्होंने गीता रहस्य नाम का बड़ा उनका ग्रंथ लिखा, जो मराठी में लिखा। कुछ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बुक भी उन्होंने 3 किताबें लिखी। एक ओरायन लिखा, ओरायन। वो क्या था? विच इज अबाउट attempting to find the exact period in which the Vedas were written. okay. Orion. Okay. और दूसरा एक आर्कटिक होम इन द वेदास। आर्कटिक होम इन द वेदास का मूल ये था कि उनको ये पता करना था कि ये जो वेद लिखने वाले लोग कहाँ से आए थे। तो उनका कंक्लूजन ये था, इट वाज अ आर्कटिक होम, दे केम फ्रॉम द नॉर्थ। तो वो एस्ट्रोनॉमी के आधार पर उन्होंने ओरायन और आर्कटिक होम इन द वेदास किताबें लिखी, क्योंकि वो मैथमेटिक्स के बहुत बड़े स्कॉलर थे और एस्ट्रोनॉमी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो वो 2 उनकी किताबें
अंग्रेजी में लिखी उन्होंने, ओरायन एंड आर्कटिक होम इन द वेदास। और तीसरी किताब जो है गीता रहस्य, जो उनकी लैंडमार्क किताब है, विच इज़ एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द गीता, और वो इंग्लिश में लिखी हुई? वो मराठी में लिखी अच्छा, उन्होंने। मराठी में हाँ लिखी, हाँ ओके। हाँ हाँ। वाह, मतलब और फिर शायद एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बुक भी लिखी है आपने? वो लिख रहे थे, लेकिन लिख वो, रहे थे। हाँ, लेकिन वो उनकी पूरी नहीं हुई। हाँ अच्छा, क्योंकि आपने शायद मैंने हाँ किधर और पढ़ा या आपके बुक में पढ़ा, पता नहीं, क्योंकि मैं हाँ। अभी बहुत नहीं, सारी वही बुक्स। वो जो आर्कटिक होम है और ओरायन है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी उसी में है ना, मतलब अच्छा, वैसे ही, एस्ट्रोनॉमी एंड ऑल ऑफ दैट इज देयर। ओके। हाँ हाँ। क्योंकि तो वो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वो बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर थे और वो ओरिजिनल टेक्स्ट को जाकर पढ़ते थे। राइट, यही तो खासियत है, क्योंकि मतलब यही मैं, ये जो आपने कहा कि जो लोगों को साथ में लाना, साथ में रिफॉर्म्स करना, सुधारना करना, और आई थिंक आज भी उनका एक इम्पैक्ट बहुत दिखता है। जैसे गणपति फेस्टिवल जो है, शायद शिवाजी जयंती अभी थोड़ा पॉलिटिकल बन चुका है, क्योंकि एक मनसे का डेट है, एक शिवसेना का डेट है, तो वो क्लैश होता रहता है और वो अपने आप में थोड़ा आइसोलेटेड हो गया। जबकि शिवाजी महाराज अपने आप में बहुत ही, छत्रपति शिवाजी महाराज अपने आप में बहुत ही बड़े एक हमारे प्रेरित करते हैं हमें। पर गणपति फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जो मुंबई के कोई भी रिलीजन से हो, स्पेशली क्रिश्चियन रिलीजन के बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जो इसमें घरों में विजिट करते हैं, एक्चुअली में उनके विसर्जन में भी जाते हैं। तो ये एक्चुअली में जो यूनाइट करता है इंडियंस को, स्पेशली मुंबई, और ये आजकल मुंबई का ही नहीं रहा है, आई थिंक सोशल मीडिया के एज में आके दिल्ली में बहुत बनने लगा है, दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में बहुत बनने लगा है। तो उनकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक छाप दिखती है। तो ये कुछ 100 साल पहले की बात थी, या 100 साल से भी ज़्यादा पहले की बात थी, और वो आज भी हमें दिखती है। नहीं, आपने जो कहा उससे मैं और कुछ कहना चाहूँगा कि तिलक आज बहुत ही रेलेवेंट है और उनका जीवन आज के लिए बहुत रेलेवेंट है। और ये गणेशोत्सव तो है ही, गणपति फेस्टिवल तो है ही, लेकिन आज हमारे समाज में बहुत सारी डिबेट्स हो रही है। एक डिबेट हो रही है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है। तो तिलक का जीवन हम अगर देखें तो सांस्कृतिक विरासत उन्होंने सामने लाई मॉडर्न एज में, तो वो रेफरेंसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम विकास और विरासत, जो हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, विकास के साथ विरासत, तो तिलक स्पोक ऑफ विरासत एंड विकास बिकॉज ही वांटेड ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल काइंड लाइक इन द वेस्ट, बट एट द सेम टाइम विरासत, संस्कृति नहीं भूलिए। संस्कृति मत भूलिए। तो वो संस्कृति मतलब क्या, वो जानने के लिए तिलक का जीवन देखना, वो उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट्स किए उसके लिए वो जानना ज़रूरी है। दूसरा, हमारे पास डीकॉलोनाइजेशन की डिबेट बहुत चल रही है। तो तिलक ने ही वो जो काउंटर किया ना अंग्रेज़ों को कि नहीं, हम भारतीय है, ये भारतीयत्व है, ये भारतीयत्व इम्पॉर्टेंट है, मैकॉले इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके पास संस्कृति है, आपके पास ये है। और डीकॉलोनाइज कैसे करना है भारत को, जैसे राष्ट्रीय शिक्षण करना है, जैसे हमारी संस्कृति कैसे सिखानी है, हमारा इतिहास क्या कहता है, हमारे इतिहास के हीरो कौन है। तो शिवाजी महाराज के बारे में उन्होंने विस्तृत में बात की है। तो वो डिबेट्स, डीकॉलोनाइजेशन डिबेट के लिए तिलक इम्पॉर्टेंट है। हम लोग भारतीय वस्तुओं के बारे में बात करते हैं, मेड इन इंडिया, तो उसके लिए तिलक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, ये शुरुआत की उन्होंने। ये स्वदेशी स्टोर्स, हम जो स्वदेशी स्टोर्स दिखते हैं, इसकी निर्मित तिलक ने की है। अच्छा, तिलक का सपोर्ट है पूरा, ये जो मैंने मेरी किताब में लिखा भी है। तो ये सबके प्रणेता नेता हैं, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को लोगों का संग्राम जिस व्यक्ति ने बनाया, उस व्यक्ति को हमें ठीक से देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तिलक नहीं है तो लोग शामिल होते ही नहीं। उसके बाद गांधी जी के पीछे जाने के लिए लोग तैयार होने के लिए कई साल लगते थे ना, क्योंकि ये तैयार थे, एक प्लेटफॉर्म रेडी था। तो जैसे हम रिले में कहते हैं ना, पासिंग ऑन द बेटन, वैसे इट्स लाइक तिलक पास्ड ऑन द बेटन टू गांधी, और गांधी चलते गए। एंड द कोइंसिडेंस ऐसा है कि तिलक का देहांत जिस दिन हुआ, 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन दोपहर को, शाम को, गांधी जी ने अपनी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की। दैट इज एन अमेजिंग कोइंसिडेंस। अच्छा। और तिलक और गांधी दोनों मास पॉलिटिक्स कर रहे हैं,
दोनों मास मूवमेंट बना रहे हैं, दोनों लोगों की भाषा में बात कर रहे हैं और दोनों ही भारत की बात कर रहे हैं, भारतीय धर्मों की बात कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, और पूरी तरह से वेस्टर्नाइज्ड नहीं है वो। तो बस एक ही चीज़ मैं कहूँगा, गांधी जी के बीच में ये डिफरेंस था जो बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज डिसएग्री करते थे, वो ये था कि वो ये ज़रूर उनको समझ में आया कि हाँ ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सबसे बड़ी बात थी कि वो मॉडर्नाइजेशन के बहुत खिलाफ थे। हाँ, और वो थे। दूसरा कि कुछ भी हो जाए तो नॉन वायलेंट ही रहना, वो भी थोड़ा लोगों को कम जमा कि ठीक है हम नॉन वायलेंट रहेंगे, पर जब ज़रूरत पड़ेगी तब हमें भी तो अपने शस्त्र उठाने पड़ेंगे। वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर था। आई थिंक ये बहुत बड़ा डिफरेंस था बिटवीन तिलक एंड हाँ गांधी। हाँ, यस यस, लेकिन तिलक भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कर रहे थे, इसीलिए वो रेवोल्यूशनरीज के का जो उनको उनके उनके प्रति उनको सहानुभूति थी, और उन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट किया कि अगर मुझे 40 तक का भी थोड़ा लगे कि आर्म्ड रेवोल्यूशन यशस्वी हो सकता है तो मैं पूरी तरह से उसके पीछे खड़ा रहूँगा। लेकिन उनको लग रहा था कि इससे स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, हमको मेन स्ट्रीम और मास पॉलिटिक्स और लोगों का दबाव सरकार पर, ब्रिटिश सरकार पर डालना है, उस तरह से स्वतंत्रता मिलेगी। ओके, आई थिंक हमने बहुत अच्छा समराइज कर दिया है और अच्छा कंक्लूड कर दिया है। आज के लिए तो हमें इधर ही रुक जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ब्रिलियंट ऑलरेडी हमने पूरी लाइफ की बात कर ली तिलक जी की, और हमने बहुत अच्छे से देखा कि कैसे आज भी जो स्टेप्स गवर्नमेंट लेती है प्रो इंडिया, वो कहीं ना कहीं पहल लोकमान्य तिलक जी ने ही की है, इसलिए उनका नाम लोकमान्य भी है। तो बस उसी के साथ यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैभव जी। आई होप आप इन्जॉय किए होंगे ये कन्वर्सेशन। थैंक यू, पूरी तरह से मैंने एंजॉय किया। थैंक यू सात्विक, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू सो मच।